गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 1 फरवरी का हम द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे। आपको याद दिला दूं कि आज ही के दिन जो है हमारा यूनियन बजट पेश होता है और पेश हो रहा है पार्लियामेंट में। और कल हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। आज के मेन आर्टिकल्स में है द फंडिंग एंड डिमांड फॉर मनरेगा, जिसमें एक डेटा पेश किया गया इकोनॉमिक सर्वे में, उसके ऊपर एक डिस्कशन है। साथ ही साथ द क्वेस्ट फॉर होप इन म्यांमार, म्यांमार की सिचुएशन को लेकर के आर्टिकल लिखा गया है और इंडिया का इंटरेस्ट क्या हो सकता है, क्या डायलेमास है उनके बारे में। तीसरा है हमारा सोलर एनर्जी इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन, इसके ऊपर भी कुछ चीजें मेंशन की गई हैं, उनको हम देखेंगे डिटेल में। ओके, सो द फंडिंग एंड डिमांड फॉर मनरेगा, कुछ सवाल यहाँ पे उन्होंने पूछे हैं, उसके बाद उसकी एनालिसिस एक्सप्लेनर में दी गई है। हाउ हैज बजट एलोकेशन फॉर द रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम चेंज ओवर द ईयर्स। दूसरा कि अभी जो हमारा एलोकेशन है, जो बजट का जो बजट एलोकेशन है इस पॉलिसी का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फ्लैगशिप प्रोग्राम है इंडिया का, सालों से रहा है रूरल एम्प्लॉयमेंट को, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। सो उस केस में इनका जो एलोकेशन है वो कितना बदला है वो देखते हैं। हाउ मेनी पीपल आर डिमांडिंग वर्क अंडर द स्कीम्स, कितने लोग इसमें काम मांग रहे हैं। इज द गारंटी ऑफ 100 डेज एम्प्लॉयमेंट बीइंग मेट, ये क्या 100 दिन की जो गारंटी है पूरी हो गई है। एंड व्हाट आर द अदर चैलेंजेस फेसिंग द स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन, और भी क्या चैलेंजेस के बारे में हम समझेंगे। नाउ इसमें एक पिक्चर दी गई है, इसमें समझा रहे हैं कि द एवरेज डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर हाउस होल्ड अंडर द स्कीम बता रहे हैं कि आप 2016-17 से लेकर के 2022 से इसका तक का डेटा हम इसमें दिखा रहे हैं कि देखिए इसमें ऐसे एक तरह का वेव क्रिएट हो रहा है। और 2022-23 में आकर के एवरेज डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर हाउस होल्ड जो है वो कम है, 21 22 और 22-23 में 42 रह गया है कि कितने लोगों को काम दिया गया। ठीक है। नाउ उसके बाद है दूसरा, द नंबर ऑफ हाउस होल्ड को क्रोर विच अवेल्ड नॉट जस्ट डिमांडेड वर्क अंडर स्कीम, जिन्होंने काम नहीं मांगा, नंबर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईयर्स। नंबर ऑफ हाउस होल्ड इज इन क्रोर्स विच अवेल्ड नॉट जस्ट डिमांडेड, मतलब जस्ट डिमांडेड सिर्फ मांगा ही नहीं, उन्होंने अवेल भी किया अंडर द स्कीम। कितने लोगों ने अवेल किया, 22-23 में 5.7 है और 18-19 में 7.55 है, तो यहाँ पे एक डाउनफॉल है। साथ ही साथ द बजट एलोकेशन फॉर द स्कीम वो देख लेते हैं कि हमारा जो बजट, एक होता है एक्चुअल बजट जो एस्टिमेटेड है और एक एक्चुअल नंबर्स होते हैं। ठीक है। सो बजटेड एक होता है एस्टिमेटेड बजट और एक होता है एक्चुअल नंबर, दोनों के नंबर्स यहाँ मेंशन किए गए हैं। सो बजटेड इन करोड़, मतलब जो ब्लू वाला इलाका है वहां पे आप देखिए करोड़ में यहाँ पर आ रहा है, जो कि आप देखिए कि 20-21 का जो नंबर्स था, जो एक्चुअल ब्लू वाला नंबर है उससे ज्यादा दिख रहा है। बट अगर एक्चुअल में जाए तो एक्चुअल में 20-21 में सबसे ज्यादा था, उसके बाद आप देखिए 21-22 में, और अब जो फाइनली होगा वो उससे कम रहने की उम्मीद हो सकती है, शायद बढ़ भी जाएगा, अभी कह नहीं सकते। बट यहाँ पे गिरावट आई है बजट एलोकेशन में इन 2 सालों में, लास्ट के 2 सालों में। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 15-16 से लेकर के बढ़ता चला गया, अगर आप एक्चुअल में भी देखें और बजट का जो एस्टिमेटेड बजट होता है उन नंबर्स में। The numbers of pensions demanding under वर्क अंडर द स्कीम ओवर द ईयर्स, द पर्सन ऑफ डिमांडिंग, जो कितने लोग काम मांग रहे हैं उसका भी डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, अब मैं समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये काम एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, जैसे जैसे आप डिमांड आएगी वैसे वैसे आपको काम मिलेगा। कोई पक्का नहीं कि 12 महीने आपके पास काम रहे या 2 महीने 4 महीने, जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे वहां पे एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में दिया जाता है। ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दिस कि यहाँ पे कुछ डेटा मेंशन किया गया, उसमें कुछ सवाल है। हाउ इम्पोर्टेंट इज मनरेगा टू रूरल एम्प्लॉयमेंट, द महात्मा गांधी, अभी जो इसका बेसिक्स है वो समझ लेते हैं कि ये जो स्कीम है 2005 में पास की गई, उसके बाद जिसमें क्या है कि इनका टारगेट है इनहांसिंग द लिवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज। ठीक है, हम जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए, कि रूरल एरिया में जो इतने जो हाउस होल्ड सब परिवारों को उन घरों में लिवलीहुड या फिर जीवन जीने के लिए जो बेसिक चीजें होती हैं, मतलब जो बेसिक खाना पानी मुहैया कराने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसकी सिक्योरिटी उनको देना, उनकी जिंदगी चलाने के लिए एक सिक्योरिटी देना। ठीक है, ये उसका एम है। ना अंडर इट द मनरेगा इज डिमांड ड्रिवन स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट है। 100 days ऑफ अनस्किल्ड वर्क पर ईयर फॉर एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, दैट वांट्स इट, जो चाहते हैं, covering it all district in the country except those with a 100% urban population। ठीक है, इस लाइन को याद रखिएगा, प्रीम पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इस पे कई बार सवाल बने प्री मेंस दोनों में, इस बार ही बन सकते हैं। सो द जिनका 100% अर्बन पॉपुलेशन है उनको छोड़ करके बाकी सब सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा और 100 दिन का काम।
Now the point is this कि under scheme if work is not provided within 15 days, ये लाइन याद रखिएगा, अगर 15 दिन के अंदर काम मांगे जाने पर या काम के अवेलेबल डिमांड के हिसाब से अगर 15 दिन के अंदर वो काम नहीं मिलता है, the worker has to be given a daily unemployment allowance, को daily unemployment allowance दिया जाने का भी provision इसमें है. Now, additionally, the wages of unskilled workers also have to be paid within 15 days and in case of a delay. ठीक है, वो ठीक है. अब इसके बाद beyond being a form of insurance or safety net for the country's poorest rural household, the scheme proved to be the beneficial not just for rural workers but migrant laborers. हम जानते हैं कि कोविड-19 के टाइम में इस स्कीम में बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जो माइग्रेटेड जो वर्कर्स थे, जो अलग अलग स्टेट्स में काम करने के लिए जाते हैं, जब अपने शहर लौटे, अपने देश लौट रहे थे, तो उनको वहां काम मिला. साथ ही साथ इसके लिहाज से डिमांड बढ़ी. Studies have empirical evidence that wages earned under Manrega help compensate somewhere between 20 to 80% of income loss incurred because of the lockdown. ठीक है, लॉकडाउन के समय की ये डेटा दे रहे हैं. Now, this is reflected in the fact that demand for work under Manrega spiked to record high levels during the pandemic years. उस साल इसकी जो डिमांड बढ़ी. About 8.55 crore households demanded Manrega work in 2021, followed by 8.05 in 2020, 21-22. मतलब 20-21 में और 21-22 में इसके नंबर्स बढ़े, डिमांड बढ़ी, कंपेयर टू अ टोटल ऑफ 6.16 करोड़ हाउस होल्ड आस्किंग फॉर वर्क इन प्री पेंडेमिक ईयर. मतलब 19-20 में सिर्फ 6 करोड़ लोगों ने काम मांगा, जबकि 20-21 में 8 करोड़ 855 और 21-22 में 8.05. मतलब फिर भी काफी 2 करोड़ों का लगभग हाइक हुआ, लोगों ने काम मांगा. Okay. Now, while Finance Minister Nirmala Sitharaman said in the Lok Sabha, ये आर्टिकल कहता है, during the winter session in December 22, that the demand for the jobs under Manrega has been declining. दिसंबर 22 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि डिक्लाइन की जो जॉब्स है मनरेगा की वो डिक्लाइन कर रही हैं. इन द रीसेंट पास्ट द न्यू इकोनॉमिक सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसने रिवील किया है कि एज ऑफ जनवरी 24 दिस ईयर 6.49 करोड़ हाउस होल्ड्स हैड ऑलरेडी डिमांडेड वर्क अंडर द स्कीम विद 2 more months till the financial year. मतलब अभी 2 महीने बाकी हैं, फिर भी उसके पहले तक 6 करोड़ 6.25 करोड़ के ऊपर भी 64 इतने लोगों ने 6.49 या 49 करोड़ लोगों ने काम ऑलरेडी मांग लिया है और 2 महीने अभी पेंडिंग है. तो मतलब वो कैसे कह रही है कि नंबर गिर रहे हैं. ये आर्टिकल इस बात को हाईलाइट करके ही लिखा गया है, इसी के बैकग्राउंड में इसको हम समझते हैं. ठीक है, किसी को हाईलाइट नहीं करना है, डेटा होता है, लेकिन हमें क्या समझना वो हमारे इंपॉर्टेंट है. हमें क्रिटिसाइज किसी को नहीं करना है. Now, notably, this demand side figure is still larger than the pre-pandemic level. और जो ये डिमांड आ रही है वो प्री पेंडेमिक लेवल से भी ऊपर है, कि आप ध्यान दीजिए प्री पेंडेमिक लेवल में कितना था 6.16 और अभी 2 महीने बाकी हैं, 6.4 लोगों ने काम ऑलरेडी मांग लिया है और इसके लिहाज से ये नंबर गलत है. Now, which indicates that despite the lifting of pandemic curbs and changing in migration trends, rural households are still demanding a work under the scheme. लोग अभी भी गांव में काम मांग रहे हैं, जबकि पैंडेमिक का टाइम जो कर्ब्स हटा लिए गए हैं, माइग्रेशन ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं, लोग अपनी जगह वापस चले गए, फिर भी लोग काम मांग रहे हैं. Besides the pandemic-induced demand surge, notwithstanding, the Ministry of Rural Development informed Parliament August last year that the work demand under Manrega has doubled in the last 7 years. ठीक है, तो ये कुछ चीजें वो कह रहे हैं डिविएशन है, कभी कुछ का आगे कभी कुछ का आगे, पर प्रेजेंट की सिचुएशन ये है कि लोग काम मांग रहे हैं. और अब क्या है, अब वो समझते हैं कि हाउ हैज अ सेंटर्स एलोकेशन. लोग काम मांग रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए लोग की सेंटर का जो एलोकेशन ऑफ फंड है वो बदल रहा है, जिसको वो हाईलाइट करता है आर्टिकल. बजटरी एलोकेशन फॉर द फ्लैगशिप स्कीम हैज इंक्रीज्ड सक्सेसिवली 13 से लेकर के 14. अभी हमने खुद देखा पहले पिक्चर में कि आप देखिए यहाँ से 15-16 से लेकर के 19-20 तक का जो मामला है, यहाँ तक आपका जो एलोकेशन बढ़ा है, उसके बाद 20-21 में और बढ़ा है, लेकिन उसके बाद से डाउनफॉल आ रहा है. अभी इस बार का छोड़ देते हैं अगर, तो आप देखिए डाउनफॉल आ रहा है. तो वो ये बात उठा रहे हैं आर्टिकल की जब लोग काम ज्यादा मांग रहे हैं तो फंड्स में कमी क्यों की जा रही है. इवन सो द सेंट्रल गवर्नमेंट वंस अगेन एलोकेटेड 73,000 करोड़, जो 25% कम है, 25 का प्रतिशत कम है पिछले साल के, उतना अलोकेट किया जा रहा है फॉर द स्कीम इन बजट 22-23. मतलब इस बार के बजट में जो भी एलोकेशन है वो कम है. सीकिंग एन एडिशनल 45,000 करोड़ एज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स इन विंटर सीजन दिसंबर. ठीक है, एक चीज ये हो गई. नाउ पॉइंटिंग आउट दैट डिस्पाइट द टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमारे जैसे मैंने कहा कि बजट एस्टिमेट अलग होता है और एक्चुअल बजट भी अलग अलग होता है. उस केस में संघर्ष मोर्चा जो
एक एडवोकेसी ग्रुप है, उन्होंने कहा था कि एवरी ईयर 80 से 90% ऑफ द बजट गेट्स एग्जॉस्टेड विद इन द फर्स्ट 6 मंथ। जितना बजट इस स्कीम को मिलता है, जिस इस पॉलिसी को मिलता है, उसका 80 से 90% जो है पहले 6 महीनों में एग्जॉस्ट हो जाता है। और इसके लिहाज से क्या है, लीडिंग टू अ स्लो डाउन ऑफ वर्क ऑन द ग्राउंड एंड अ डिले इन वेज पेमेंट टू द वर्कर्स। और इससे क्या होता है कि उनकी वेज पेमेंट में, जो लोगों को अब समझ ही रहे, न्यूज आई रही है कि जो मनरेगा वर्कर्स को पेमेंट में डिले होता है और हो रहा है। एक तो फंड्स कम है, ऊपर से उसके साथ साथ फंड्स कम हो रहे हैं, और साथ साथ डिले पेमेंट्स की वजह से भी वर्कर्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस क्या है जो जो टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले तो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, एक रिनाउंड रिसर्च है, उसने इस बात को बोला 16-17 में। ऑन एवरेज लेस देन 10% ऑफ द हाउस होल्ड कंप्लीटेड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ 10% हाउस होल्ड्स ने ही 100 दिन का जो काम उनको कंप्लीट हुआ। मतलब सभी लोगों को जितनी रिक्वायरमेंट है, उनको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। सबसे बड़ा फैक्ट ये है, ये रिसर्च के हिसाब से, इसको आप कोट कर सकते हैं मेंस में। ना बिसाइड्स द एवरेज डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड पर हाउस होल्ड अंडर द मनरेगा टू फेल टू 5 year लो दिस फाइनेंशियल ईयर। और इस बार भी जो उनको मिल रहा है, तो दिक्कत काम मांगने में नहीं है, दिक्कत है कि काम देने में। एक तो काम भी नहीं दे पा रहे हैं 100 दिन का पूरा, और साथ के साथ उनकी पेमेंट में भी डिले है। ये क्रक्स है इस आर्टिकल का। Now, while a full 100 days of employment has not been provided per year, the Parliament Committee and Activities Group have strongly recommended and increased the number of guaranteed days of per household from 100 to 150। मतलब अगर 100 दिन का नहीं दे पा रहे हो, आप कम दे पा रहे हो, जैसे कि लिख रहे हैं यहाँ पे कि 42 दिन, फिर 50 दिन, उसके बाद 48 दिन, फिर उसके बाद 51 दिन। तो जब आप 100 में भी कमताई कर रहे हो, तो आप 150 कर दो, उसमें देखो फिर आप कितने दिन का काम उन लोगों को दे पाते हो। ठीक है। नाउ इसके वो कह रहे हैं कि जो एलोकेशन है वो कम से कम इस बार का 2.72 लाख करोड़ होना चाहिए, जो जो जिसको हाईलाइट किया पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी, पीजी एंड नरेगा संघर्ष मोर्चा। ठीक है, तो इनका नाम तो कोट करना जरूरी नहीं है, बट रिक्वायरमेंट है कि एलोकेशन के जो फंड एलोकेशन है वो बढ़ाया जाए। मिनिमम बजट जो इस बार का जो हो, उसमें इतना होना चाहिए, शुड बी डन। Another issue that continues to hamper the scheme's proper implementation, the delay of wage, जो वेज पेमेंट का समस्या है, वेज डिले की जो समस्या है, उसको भी केटर करना चाहिए। द पॉइंट इज दिस कि ये जो चीजें हैं, ये हम ये इसको हाईलाइट करते हुए 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेज वर पेड ऑन टाइम। 2016 में कहा सुप्रीम कोर्ट में, कॉलिंग द एक्ट ऑफ मेकिंग वर्कर्स वेट फॉर वेजेस पर मंथ इक्वल टू फोर्स लेबर। मतलब ये पहले भी ये आर्टिकल में आ चुका है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको टाइम से आप वेजेस दीजिए, वरना ये फोर्स लेबर में काउंट होता है। मतलब आप उसको पैसा नहीं दे रहे हो, उनसे काम भी लेना चाहते हो, इट्स कंसिडर एज फोर्स लेबर। नाउ फर्दर मोर द डिले इन मटेरियल कॉस्ट, और जिसमें कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे मटेरियल कॉस्ट की डिले की वजह से, मटेरियल कॉस्ट की वजह से काम डिले होता है, सप्लाई चेन में दिक्कतें आती हैं, और पेमेंट ब्रेक भी होते हैं, ये भी कारण है। Now it noted that the time of work done by agriculture laborers and Manrega workers was different, suggested that minimum wage we decided in relation to the consumer price index। और ये भी हाईलाइट करता है ये रिसर्च, और जो बाकी चीजें हैं, कि जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से जो भी काम मनरेगा वर्कर से या एग्रीकल्चर लेबर से कराया जाता है, वो उनके मिनिमम वेज के इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हुए, रूलर को देखते हुए, जो पैसा उनको मिलता है उनके लिए उतना सफिशिएंट नहीं होता, विच इज सेड एज वाज मोर रीजन एंड प्रोवाइड फॉर हायर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। ऑफ कोर्स जो पैसा उनको मिलता है, जो दिहाड़ी मिलती है, अगर लिस्ट में हम लोग देख लें तो दिहाड़ी सुन करके प्लस 100 रुपए 150 रुपए, इतना कम उनको पैसा मिलता है, जो आजकल की, जैसे हम लोग कहते हैं ना, लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। लिविंग स्टैंडर्ड तो सब बड़ा शब्द हो गया, जीवन जीने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो भी उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो उसके लिए कोई मिनिमम वेज जैसा कोई चीज जो उनको बताई जाती है, उसके आधार पर वो नहीं होती है। इसके अंदर भी धांधला गर्दियां हैं। मतलब उनको कहा जाता है कि सपोज करिए आप उनको 100 रुपए, माई मिस्टेक, सपोज करिए उनको 500 रुपए देना है, तो उसमें भी लोग 250 रुपए ही उनको देते हैं। तो ये भी धांधला गर्दी चलती है, जो अनकाउंटेबल है, कोई इसको जोड़ नहीं रहा, कोई घटा नहीं रहा। तो ये समस्या भी उनके साथ चलती हैं, और ऊपर से वेज डिले हो जाती है। नाउ तो स्टोरी क्या है कि अभी तक के लिए जो एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं वो कम है, ज्यादा होने चाहिए। साथ ही साथ जो उनके बीच में जो चीजें चल रही हैं कि एलोकेशन के साथ ही साथ काम नहीं दे पा रहे हो आप उनको 100 दिन का, तो उसकी जगह आप इसको 150 दिन हो सकते हैं, करे जाने चाहिए, और उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से उनको चीजें मुहैया कराई जानी चाहिए। ठीक है। उसके साथ ही साथ फेक जॉब कार्ड्स का भी समस्या इसमें मेंशन कर रहे हैं कि फेक जॉब कार्ड्स भी
उसमें एक प्रॉब्लम है जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और साथ ही साथ अभी इनमें एक पॉइंट उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, जो ई अटेंडेंस वाली जो बात है ना, जिसमें अटेंडेंस ऑनलाइन होती है, वो भी प्रेजेंट में एक बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट कर रही है। बिहार की तो रिपोर्ट भी आ चुकी है इसके ऊपर कि ये सारे एस्पेक्ट हैं ना। मेंस के पर्पज से जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप दोनों पक्ष लीजिए, अपनी अपनी स्टडी को थोड़ा इनलार्ज करिए। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं हमेशा दोनों पक्ष कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो जब भी कोई भी आप टॉपिक उठाइए, मनरेगा हो गया, स्पेशली स्पेशली इस तरह की किसी स्कीम में, तो दोनों पक्ष लीजिए, प्लस भी और माइनस भी। तो इसमें प्लस भी दिए हैं, माइनस भी दिए हैं, आप उसको नोट डाउन करिए अपने डॉक्यूमेंटेशन में, जहां नोट्स बनाते हैं मेंटेन अपना लिखते चलिए। अच्छा, नाउ द क्वेस्ट फॉर होप इन म्यांमार। अब म्यांमार के हवाले से राजीव भाटिया जी ने आर्टिकल लिखा है, और ये रहे हैं फेलो गेटवे, डिस्टिंग्विश फेलो गेटवे हाउस एंड अ फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ म्यांमार रहे, तो उनकी स्टडी अलग है। नाउ ये जो चीजें हैं समझ लेते हैं कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक के, वो क्या क्या रहे हैं, जिसमें कि हम जानते हैं कि सितवे पोर्ट एक जो है यहाँ से लेकर के राउट है, एक सी राउट है, उसको कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, उस पर इंडिया और म्यांमार काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ एक एक हाईवे बनाया जा रहा है यहाँ क्रॉस करते हुए, म्यांमार को क्रॉस करते हुए। उसके अलावा टमाथी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसके साथ यांगोन मांडले ट्रक लाइन, इंडो म्यांमार थाईलैंड हाईवे, और साथ ही साथ कालाधन मल्टी जो हमने देख लिया ऑलरेडी। इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया का है, इंडिया और म्यांमार को लेकर के। तो इंडिया का इंटरेस्ट इस देश में है या नहीं, उस इस पिक्चर से क्लियर हो जाता है। नाउ द पीरियड, ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आर्टिकल में नहीं है, मैंने थोड़ा रिसर्च करके आपके लिए निकाली है। Now the period since the 2021 coup has been a nightmare। वो क्या, जो बेस लाइन क्या है कि जो 2001 में जो कूप का मतलब मिलिट्री कूप की बात हो रही है, बीन अ नाइटमेयर की तरह रहा 2021 से। सोसाइटी इज डीपली डिवाइडेड, द इकोनॉमी जो सिचुएशन चल रही है कि सोसाइटी बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, इकोनॉमी फ्री फॉल पे है। उसके साथ आंग सान सूकी को जो उन्होंने ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है, उसके उनको प्रिजन टर्म देने से वहां की हालत खराब हो चुकी है। पहले बीच में वो डेमोक्रेसी में आई भी थी, फिर उनको उनको फिर से हटा करके मिलिट्री पावर में आ गई, तब से सिचुएशन और खराब हो चुकी है। और म्यांमार जो आज है वो रिमेन पैसिमिस्ट, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में दिखता है, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। एग्जैक्टली 2 years ago द मिलिट्री स्टेज येट अनदर coup, स्नैचिंग पावर फ्रॉम द इलेक्टेड लीडर्स, मैंने कहा कि 2 साल पहले फिर से घटना हुई कि जहां पे मिलिट्री ने पावर को अपने हाथ में ले लिया और जो इलेक्शन हुए थे उनको दरकिनार कर दिया। इट डिरेल द लिमिटेड डेमोक्रेसी ऑफ द प्रीवियस डिकेड एंड वायलेटिंग 2008 का जो उनका संविधान है उसको डिरेल करके उसको अवॉइड हटाते हुए अपनी जो प्रेमेसी है, सुप्रीमेसी है मिलिट्री की, उसको आगे लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में म्यांमार की सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर किताब भी लिखी गई है, आप उसे गो थ्रू कर, इफ यू रियली वांट टू स्टडी मोर, आप इस बुक को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। Now the situation today is in Myanmar, the period since February 121 has been a long nightmare। जबकि पिछली बात हो रही है कि 2 साल पहले जब इलेक्शन हुए उसको दरकिनार करते हुए मिलिट्री ने में फिर से होल्ड कर लिया। Now there are 3 camps now in Myanmar। The मिलिट्री खुद itself which wields power in major towns। तो पहला पार्ट है मिलिट्री का उस देश में। The opposition name, opposition क्या है, NUG, National Unity Government and its partners, and which causes shots in the countryside, and the ethnic group, और एक ethnic group on the geographic periphery। मतलब उस देश में 3 भागों में वहां पे डिप्लोमेसी या फिर पॉलिटिक्स घूम रही है। एक तो म्यांमार के जो मिलिट्री है वो, दूसरा अपोजिशन पार्टी है, तीसरा वहां के एथनिक ग्रुप। ठीक है, उसमें भी डिवाइड है, कुछ तो प्रो है, प्रो मिलिट्री है, प्रो एनयूजी है और न्यूट्रल है। ठीक है, द पीसफुल प्रोटेस्ट ऑफ द अर्ली पोस्ट coup months gave way to violent resistance which with frequent clashes occurring in the many parts of the west to the east in the heartland। तो वो कह रहे हैं कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट था पोस्ट coup months have give to a violent resistance, वो अब वायलेंट हो चुका है। जो पहले पीसफुली प्रोटेस्ट वहां के लोग कर रहे थे, अब वो वायलेंट हुआ, जिसकी वजह से वहां क्लैशेस हुए और बहुत सारे भागों में बहुत सारे वायलेंस क्रिएट हुए हैं, जिसकी वजह से वहां की सिचुएशन वर्स्ट हो रही है। ना आंग सान सू की, जो हम सब जानते हैं फेमस लीडर रही हैं, उनको भी जो उनकी जो डिसाइसिव विक्ट्री 2020 में थी उस इलेक्शंस में, अब वो 77 ईयर्स की हो चुकी हैं, उनको 33 ईयर्स का को प्रिजन दे दिया गया है, प्रिजन इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। द मिलिट्री एंड द एनयूजी हैव टर्म्ड ईच अदर एज टेररिस्ट, और एक दूसरे को जो मिलिट्री है और एनयूजी एक दूसरे को टेररिस्ट बोलते हैं। और जो आंग सान सू की जो देश को चलाने के लिए सक्षम है और लोग और इलेक्ट भी हुई हैं, उनको उनको उन्होंने प्रिजन में या फिर उनको लाइफ टाइम प्रिजनमेंट दे दिया है, 33 ईयर 33। अभी ये फिलहाल का ये कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट भी है, 33 ईयर्स का उनको इम्प्रिजनमेंट दिया गया, पहले भी दिया गया था, अब फिर इसको 33 ईयर्स का कर दिया गया।
thus ruling out dialogue. Without dialogue and will do compromise, there can be no reconciliation. और कोई बातचीत नहीं है, बातचीत नहीं होगी तो कभी भी चीजें सॉल्व नहीं होगी, आर्टिकल ये एक्सपर्ट कहते हैं। नाउ इसके साथ क्या हो रहा है कि वहां का जो 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 सिचुएशन है, देश की जो सिचुएशन है, शार्प डिक्लाइन, जीडीपी आपकी गिर रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये चल रहा है साथ में। जब पावर पॉलिटिक्स में इशू चल रहा है तो वहां के इकोनॉमिकल सिचुएशन में भी इशू चल रहा है। साथ ही साथ जो बर्मीज लोग हैं वो ऐसा मानते हैं, टेंड टू प्लेस, और वो सोचते हैं कोई मिरेकल हो सकता है, क्योंकि मिरेकल क्यों हो सकता है, क्योंकि जो जो संकट है म्यांमार का वो सालों से चले आ रहा है। और इसके साथ ही साथ जो पावर हंग्री आर्मी है वो उसको वहां की डेमोक्रेसी को अपनी जगह पे आने ही नहीं देना चाहती, डेमोक्रेसी राइट्स को देना नहीं चाहती। साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशंस और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी सैंक्शंस लगा रखे, जुंटा भी एक एथनिक ग्रुप है, उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं, क्योंकि वहां के जो जुंटास हैं उनके ऊपर भी पावर पॉलिटिक्स प्ले करने का बहुत बहुत सालों से जो है वायलेंस और चीजें चीजें खराब करने की एलिगेशंस लगते रहे हैं। नाउ 2022 में 21 दिसंबर 21-22 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अडॉप्टेड रेजोल्यूशन 2669 लिया गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, जिसका मतलब है डीप कंसर्न अबाउट द सिचुएशन एंड अर्जिंग द रिलीज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ठीक है, ये इन्होंने 2669 जो है वो अडॉप्ट किया है कि मतलब वहां की सिचुएशन खराब है, उसके साथ अर्जिंग द रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाए। नाउ इट अट्रैक्टेड नो वीटो, और ये अट्रैक्ट करता है, कोई वीटो नहीं अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ ओनली एब्सेंशंस बाय चाइना एंड रशिया, इसके उसने कोई वीटो अट्रैक्ट नहीं किया 2669 ने, और साथ ही साथ चाइना, रशिया और इंडिया ने क्या किया, एब्सेंट रहे। बट इवन विद सच रेयर यूनिटी द यूएन हैज फेल्ड टू मूव द मिलिट्री नोन फॉर स्टबर्ननेस एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फिर भी वहां पे कोई खास चेंजेस नहीं है। नाउ अब वो कह रहे हैं कि यूएन इज सपोर्टिव, अब जो आसियान से जुड़े हुए ये देश, आसियान जुड़ा हुआ है तो यूएन आसियान सपोर्टिव तो है, पर यहाँ इस इलाके में भी एंटी मिलिट्री ग्रुप और प्रो मिलिट्री ग्रुप भी हैं जो आसियान को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। मतलब ये देश का ग्रोथ कैसे हो जब वहां पे इतना डिस्प्यूट है। तो जब जैसे कि हम देख रहे हैं कि एंटी मिलिट्री ग्रुप क्या है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और ब्रुनेई जो है वो एंटी मिलिट्री है, और थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया वो प्रो मिलिट्री हैं। तो जो आसियान को तो परसिस्ट करते हैं, यूएन भी सपोर्ट कर रहा है आसियान देशों को, पर जब वहां पे इस इलाके में डिस्प्यूट है तो कैसे उस देश का आसपास के इलाके में ग्रोथ कैसे हो सकती है। साथ ही साथ चाइना और रशिया बिजी हैं अपने अपने कामों में, क्योंकि चाइना ने जो इन्वेजन किया हुआ है और यूक्रेन में उस वक्त वहां बिजी है फिलहाल के लिए, और चाइना के ऊपर भी जो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है जीडीपी को संभालने की और ग्रोथ एस्पेक्ट की, वो भी सिचुएशन चल रही है। द पॉइंट इज दिस, इसी पॉइंट में रशिया ने जो म्यांमार की जो जो जनरल्स हैं उनको अपने रशियन आर्म्स बेचने के लिए, ट्रेनिंग और पॉलिटिकल सपोर्ट देने के लिए एक जगह बना ली है। क्यों? क्योंकि रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो उसको देखते हुए रशिया अपना काम इस लेवल पे कर रहा है ना। जब वो आर्म्स देने की बात कर रहा है तो वहां स्टेबिलिटी की बात कोई कैसे कर सकता ना। इंडिया का डिलेमा क्या है यहाँ पे कि एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारे वहां पे इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इंडिया के इंटरेस्ट है म्यांमार को लेकर के, और हमको उनको टाइम टू टाइम हेल्प भी करते रहे हैं। Now, India has solid security and economic interests, and it needs assistance to tackle the Indian insurgent groups sheltered in Myanmar. Its mega infrastructure project aimed at the people's welfare and require the authorities. ठीक है? So the point is this: India's option for are limited. हमारे पास जो options है वो limited है, और हमारे जो expert हैं वो भी कुछ खास अभी इस गवर्नमेंट को गाइड नहीं कर पाए हैं। म्यांमार के हवाले से ये एक्सपर्ट कह रहे हैं द बिग क्वेश्चन नाउ इज वेदर द मिलिट्री कैन होल्ड इलेक्शंस इन अगस्त और नॉट। जो अभी वहां पे इलेक्शन होने हैं वो अगस्त में होंगे या नहीं। फ्री फेयर की तो बात मत करिए, होंगे या नहीं ये इंपॉर्टेंट है। इवन इफ इलेक्शंस आर हेल्ड दे आर अनलाइकली टू विन क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी एट होम और अब्रॉड। तो मतलब जो ये अभी होंगे भी इलेक्शन, उनकी लेजिटिमेसी देख वक्त के साथ पता चलेगी। तो ये सिचुएशन थी म्यांमार की, उसके हवाले से आर्टिकल लिखा गया था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि आईआर में म्यांमार को लेकर के सवाल पूछे गए, तो हमें वहां क्या हो रहा है, डिप्लोमेसी कैसे बदल रही है, इंडिया के रेफरेंस से हमको पता होना चाहिए। तो उसमें भी आप अपने जीएस3 में आप उसको लेकर के चलिए, अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सोलर एनर्जी इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया। कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी बेस्ट नहीं है इंडिया के लिए। द कंट्री शुड नॉट गिव अप ऑन लार्ज हाइड्रो पावर एंड कोल प्रोजेक्ट, ये कह रहे हैं वी रंगनाथन, और ये एनर्जी इकोनॉमिस्ट है। देखिए क्या कहते हैं ये। नाउ इसमें इन्होंने ये मेंशन किया है कि इन्होंने एक आर्टिकल था हिंदू का, एनर्जी कॉन्ड्रम, उसको रेफरेंस लेते हुए कह रहे हैं कि ये मिसकंसेप्शन है कि हम अपनी सोलर एनर्जी से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी डिपेंडेंसी हाइड्रो और कोल पे
कम कर देनी चाहिए, ये एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, पहला आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि द की पुट फॉर्थ इन फेवर ऑफ सोलर पावर इज दैट लेवलाइज कॉस्ट ऑफ पावर इज कमिंग डाउन एंड इज क्लोज टू दैट ऑफ कोल। वो कह रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि सोलर पावर की जो कॉस्ट है कम होकर कोल तक आ गई है। देयर आर टू फ्लॉज, इसमें दो गलतियां हैं। क्या? द फर्स्ट इज रॉन्ग कंपैरिजन कर रहे हैं हम, सोलर और कोल एनर्जी का गलत कंपैरिजन कर रहे हैं कॉस्ट को लेकर के, क्योंकि कॉस्ट वाला जो इशू है वो सोलर में ज्यादा है, कोल में कम है, ऐसा वो कह रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू CEA, Central Electricity Authority, which was one of the final arbiter electricity matters, वो कह रहे हैं कि जो मूविंग इलेक्ट्रिसिटी है थ्रू हाई वोल्टेज वायर्स चीपर देन मूविंग कोल। वो कह रहे हैं जो तार के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो हाई वोल्टेज वायर से जो हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो मूविंग कोल से कम होती है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो प्राइस है कोल का और बिजली से जो हमको बिजली मिलती है उसकी प्राइसिंग सोलर से कम है, बस। तो हमें इसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सेकंड फ्लॉ क्या है? इज नॉट कंपेयरिंग लाइक विद लाइक, मतलब सेम टू सेम कंपैरिजन ये है ही नहीं। सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज इंटरमीडिएट एंड कोल इलेक्ट्रिसिटी इज कॉन्टिन्यूअस। मतलब सोलर इलेक्ट्रिसिटी इंटरमीडिएट का मतलब, इंटरमीडिएट मतलब हमारे खुद के इन हाउस या हाउस होल्ड जो हमारे खुद के इंटर कंट्री चेंजेस से पॉसिबल है। इंटरमीडिएट मतलब हमारा खुद का, और कोल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बराबर चलने वाली है, जैसे हमें कोल इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद बिजली बनानी पड़ती है। सो यू हैव टू ऐड द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज बाय बैटरी। तो हमें जो स्टोरेज है ना सोलर एनर्जी का, वो बैटरी, क्योंकि हम जब जानते हैं कि उसमें एक तरह का पैनल लगता है, उसके बाद पैनल के बाद वो जाके स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद वो आपको बिजली मिलती है। तो ये जो कॉस्ट है वो कह रहे हैं इसको भी तो कवर करना चाहिए ना। स्टोरेज बैटरी भी ले लीजिए आप, और उसके साथ साथ जो हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ, जब जैसे पहले सवाल बीच में आया था कि पैनल्स अवेलेबल नहीं है तो कोई कैसे इसको बना सकता है, किस इलाके में धूप है या नहीं है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। तो वो कह रहे हैं इसको कंपैरिजन भी गलत है, साथ ही साथ जो कॉस्ट कंपैरिजन है वो तो बिल्कुल ही गलत है। नाउ फिर कह रहे हैं कि कुछ प्रोटोकॉल, इसका मतलब होता है कि जो पर्यावरण सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो कार्बन एमिशन की जो चार्जेस हैं, जो कहते हैं कार्बन क्रेडिट, वो वाली चीज हमें ऐड करनी चाहिए जब भी हम कार्बन एमिशन करते हैं। तो वो कह रहे हैं वो तो ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। वो कह रहे हैं ना, द कार्बन मार्केट हैज क्रैश्ड एंड इज इन दैट स्टेट फॉर इयर्स, वन डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू ऐड इट्स मार्केट प्राइस। तो पहले कहा जाता था कि अगर आप ग्रीन हाउस उत्सर्जित कर रहे हो तो आपको उसके लेवल का क्रेडिट भी लेना चाहिए, मतलब अपनी कार्बन एमिशन या कोल से या फॉसिल फ्यूल से जुड़ी हुई एनर्जी बनाने में उसकी कॉस्ट में आपको कार्बन उत्सर्जन की प्राइस को भी जोड़ना चाहिए। तो वो कह रहे हैं ये तो मार्केट पहले ही क्रैश हो चुका है, आप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहेंगे कि कोल प्राइसिंग में हम इसको ऐड कर लें कार्बन क्रेडिट को, तो हम कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ना कार्बन क्रेडिट क्या होता है? परमिट्स दैट अलाउ द ओनर टू एमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब अगर आप उत्सर्जन करते हो ग्रीन हाउस गैसेस का, तो अपने जो इलेक्ट्रिसिटी में या जो आप बिजली बनाते हो उसमें जिससे कार्बन उत्सर्जन भी होता है, उसमें आप वैल्यू को ऐड करो जितना आप ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं वो मार्केट क्रैश हो चुकी है, लोगों को दिक्कत नहीं है, वो भी हो सकती है। नाउ शैडो प्राइस और ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ कोल इज इवन लोअर देन इट्स मार्केट प्राइस। वो कह रहे हैं जो उनका जो ट्रू वैल्यू है कोल की, वो मार्केट प्राइस से कम है कार्बन क्रेडिट को जोड़ने के बाद भी। Since the cost of labor is mining carries a shadow price of zero, they being unskilled workers who would be unemployed otherwise। तो वो कह रहे हैं कि जो कॉस्ट भी कम है और जो लेबर कॉस्ट है माइनिंग की, वो शेडो प्राइसिंग उसकी जीरो कर दीजिए। शेडो प्राइसिंग का मतलब कि एक काम जो आप काम कर रहे हो उसके हवाले से जो एक कॉस्ट आप किसी कंट्री के लिए किसी जगह के लिए ऐड करते हो उसे कहते हैं शेडो प्राइसिंग। तो शेडो प्राइसिंग भी सी कम है। ना द पॉइंट इज दिस कि वो इस बात पे हाईलाइट कर रहे हैं एक्सपर्ट, कोल प्राइसिंग में ही, कोल में और सोलर में कंपैरिजन ना करें, और कार्बन प्राइसिंग को जो मुद्दा है वो सॉल्व हो चुका है। नाउ अब समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हेलोकार्बन्स, ओजोन और निट्रस ऑक्साइड। ये सब क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही साथ वो समझा रहे हैं इस आर्टिकल में, द सोलर एनर्जी इज मेड फाइनेंशियली वायबल बाय मिसगाइडिंग द पीपल बाय लीविंग आउट स्टोरेज बैटरी कॉस्ट। वो कह रहे हैं कि जो बैटरी कॉस्ट को हटा करके ये मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को कि आपको स्टोरेज बैटरी कॉस्ट में कोई कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ेगी और सोलर एनर्जी वायबल है। हैंडीकैपिंग इट विद द सब्सिडीज, और सब्सिडीज भी इसमें मिल जाएंगी, कंसेशंस मिल जाएंगे दैट आर फ्रंट लोडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो
चीज बोली जा रही है इसमें ये क्वेश्चनेबल है। और साथ ही साथ यहाँ पे इससे क्या हो रहा है कि हम आगे आने वाले टाइम में जो सोलर डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं वो उतनी फ्रूटफुल नहीं होगी, वो कहना चाह रहे हैं। दैट इज थ्रस्ट डाउन द थ्रोट्स ऑफ क्लाइंट डिस्कॉम्स एंड इंडस्ट्री इज क्लियर फ्रॉम द स्लो प्रोग्रेस सो फार। द प्रोग्राम इज मिसिंग इट्स टारगेट्स 40 to 50%। ठीक है, ना इसकी जो डिटेलिंग है ना डिस्कॉम्स वगैरह की, जिसमें हम समझ रहे हैं कि एक तरीके का ट्रस्ट क्रिएट किया गया था कि आपको आपको हम सब्सिडीज देंगे, कुछ आप इसको सोलर एनर्जीज को एनहांस कर सकते हैं, और हमारे ऊपर जो डिस्कॉम्स इंडस्ट्री और बाकी जो हमारा जो ट्रेडिशनल एनर्जी मेथड्स हैं उनके ऊपर प्रेशर कम आएगा। लेकिन फिर भी प्रेशर कम आने की वजह से रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। नाउ अब इन सपोर्ट ऑफ हाइड्रो पावर वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो अपनी यूटिलाइज ओनली 15% ऑफ इट्स हाइड्रो पोटेंशियल वेरियस, द यूएस एंड यूरोप हैज यूटिलाइज 90% एंड 98% ऑफ देयर पोटेंशियल। तो हमें अपनी हाइड्रो पोटेंशियल को भी यूज करना है। ऑल्दो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं पास्ट में जहाँ पे हमको हाइड्रो पावर में उतनी सक्सेस मतलब बनते बनते रह गई है कुछ इलाकों में, से एनटीपीसी के जो स्टेप्स को लेकर के कह रहे हैं कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है। तो पर फिर भी लेकिन हमारा जो टारगेट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। The extent of utilization of hydro potential seems to be an index of civilizational development and evaluation. Now वो कह रहे हैं कि यांगसी का विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इन जो 3 गॉर्जेस है यांगसी के आसपास। इन इंडिया पावरफुल एनवायरमेंटलिस्ट स्टॉप लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन देयर ट्रैक्स। उन्होंने वहां पे जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट है उन्होंने उसको रोका हुआ है। वन मेजर रीजन फॉर द सिकनेस इन द पावर यूज सेक्टर्स इज ड्यू टू द फोकस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन अ बिग वे। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो सपोर्ट वो कर रहे हैं वो ये कि हम अपनी एफिशिएंसी का तो पूरा यूज कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ हर्डल्स है हमारे सामने, जैसे ये हमारे पर्यावरणविदों ने जो काम कर रखा है, जो एनटीपीसी के जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, साथ ही साथ हम अपनी एफिशिएंसी का सिर्फ 15% ही यूज कर रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीजें भी दिखाती कि हाइड्रो पावर पोटेंशियल हमारे देश में है लेकिन हम पूरा यूज नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज ये कि हमारे ऊपर जो ये चीजें थोपी जा रही हैं सरकार के द्वारा, या जो एक्सपर्ट कहते हैं कि मिसगाइड किया जा रहा है कि आपको सोलर एनर्जी में ज्यादा खर्चा ना करके आपको आपको हम सब्सिडी भी देंगे और पैनल लगाइए और साथ ही साथ आपकी जो बिजली की जरूरतें पूरी होती रहेंगी। और कुछ इंडस्ट्री में इस बात को एक्सपेक्ट किया गया है, वो भी मिस गाइडेंस है, वो एक्चुअली उसका कोई पोटेंशियल नहीं है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो कार्बन क्रेडिट की समस्या, क्रेडिट का जो इशू था कि आपको अपनी अपनी प्राइसिंग में कार्बन क्रेडिट को भी ऐड करना चाहिए, वो भी अब कोई इशू नहीं रह गया है, उसको ऐड किया जा सकता है। तो क्यों हम जानबूझ करके सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, इस बात को वो कह रहे हैं। तो ये था हमारा आज का ड्यूअल डिस्कशन। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, और आपसे मिलेंगे डेली न्यूज एनालिसिस में कुछ देर के बाद।